हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 3 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। नया करने के लिए दुनिया में सबसे अलग बनना पड़ता है। गर्मी के मौसम में प्राय नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था। मुझे तो स्ट्रॉबेरी तथा क्रीम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यह पता चला कि मछलियों को कीड़े पसंद थे तो मछली पकड़ने जाते समय मैं अपनी व्यक्तिगत पसंद भूल जाता था। मैं हुक्म स्ट्रॉबेरी या क्रीम का चारा नहीं लगाता था, बल्कि कीड़ों को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था कि आप इसे खाना पसंद करेंगी। फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम इसी तथ्य का प्रयोग क्यों नहीं करते। यही तो ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध में किया था। एक बार किसी ने उनसे यह प्रश्न पूछ लिया कि वह किस प्रकार युद्ध के दौरान भी सत्ता में बने रहे, जबकि युद्ध काल के अन्य नेता विल्सन, ऑरलैंडो तथा क्लेमेंजू सब भुला दिए गए। तो उन्होंने इसका उत्तर इस प्रकार दिया था कि उन्होंने इस बात को भली भांति सीख लिया था कि किस प्रकार मछली की पसंद का खाना उसे पकड़ने के लिए हुक में लगाया जाए। इस बात में तो कोई लाभ नहीं कि हम क्या चाहते हैं, यह तो सरासर बचकाना है, मूर्खतापूर्ण कृत्य है। आप जो कुछ चाहते हैं उसमें आपकी रुचि छिपी हुई है, परंतु इसमें किसी अन्य की कोई रुचि नहीं है। हम सब यही तो करते हैं, हम सब केवल समय में ही रुचि लेते हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया में दूसरों को प्रभावित करने का सबसे सफल तरीका यही है कि हम सामने वाले की इच्छाओं को महत्व दें, उसी के हिसाब से बात करें और उसी यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है। अब जब भी आप किसी के कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को हमेशा मस्तिष्क में रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा सिगरेट पीता है और आप उसकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं तो उसे डांटिए फटकारिए नहीं, उसे 10 बातें भी मत सुनाइए। यह मत बताइए कि आप चाहते क्या हैं। आप उसे समझाइए कि अगर वह सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा नहीं बन पाएगा या एथलेटिक्स कप कभी भी नहीं जीत सकेगा। यह बात केवल बच्चों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों या चिंपैंजियों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, एक बार रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन तथा उनका बेटा एक बछड़े को तबेले में ले जाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इमर्सन उसे धक्का दे रहे थे तथा पुत्र उसे खींच रहा था। वह भी इच्छा अनुसार काम कर रहे थे और बछड़ा भी वही कर रहा था जो वे लोग कर रहे थे। वह भी केवल अपनी ही इच्छा की चिंता कर रहा था। इसलिए उसने अपने पैर सख्ती से ज़मीन में गड़ा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की ओर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक आयरिश नौकरानी ने यह सब देख लिया। वह इमर्सन की भांति निबंध या पुस्तक लेखन तो कर नहीं सकती थी, लेकिन उसमें इमर्सन तथा उसके बेटे से ज़्यादा दुनियादारी की समझ थी। उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि बछड़ा आखिर चाहता क्या है, और उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। बछड़ा मज़े से उंगली चूसते हुए आगे बढ़ गया। जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से वह जो कुछ भी करता है, कुछ प्राप्त करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। यहाँ तक कि रेड क्रॉस में दिए जाने वाला धन भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। आप एक सुंदर निस्वार्थ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए किए जाने वाले दिव्य कार्य करना चाहते हैं। ईश्वर का भी यही मत है। जितना भी तुम मेरे इन गरीब भाइयों की सहायता करते हो वह सब कुछ तुम मेरे लिए ही करते हो। सोचिए, यदि आपके मन में पैसे की इच्छा अधिक होती और आप लोगों की भलाई की इच्छा नहीं रखते तो आप ऐसा कभी भी नहीं करते। या फिर आपने रेड क्रॉस में यह चंदा इसलिए दे दिया हो कि इनकार करने में आपको लज्जा अनुभव हो रही हो, या फिर किसी व्यक्ति ने आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया हो। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि आपके द्वारा रेड क्रॉस में दिया गया चंदा आपकी चाहत का ही एक हिस्सा था। हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने अपनी विख्यात पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में लिखा है, कर्म तो हमारी मूलभूत इच्छा से ही पैदा होता है। इसलिए व्यापार, स्कूल, घर तथा राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वालों के लिए सबसे कारगर सलाह यही दी जा सकती है, सामने वाले आदमी में सबसे पहले काम करने की प्रबल इच्छा जागृत करे। जिसने यह काम कर लिया उसके साथ तो पूरी दुनिया है, और जो यह ना कर सका वह अकेला ही रह जाएगा। एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड में बहुत गरीबी में पले बड़े थे। अपनी नौकरी की शुरुआत में उन्हें तो 2 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से मिलते थे, लेकिन उन्हीं एंड्रयू कार्नेगी ने बाद में $365 मिलियन दान में दे दिए थे। तो क्या था इतनी विशाल सफलता का रहस्य? उन्होंने प्रारंभ से ही यह सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित कैसे करना चाहिए। स्कूल तो वे बस 4 साल गए थे, लेकिन लोक व्यवहार की पाठशाला के वे एक निपुण विद्यार्थी थे।
एक बार उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बेहद चिंतित थी। वह येल में रहते थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वे तो अपनी माँ की चिट्ठियों को भी उत्तर नहीं देते थे। इस पर कार्नेगी ने अपने इस रिश्तेदार से $100 की शर्त लगा ली कि वह लौटती डाक से चिट्ठी के अपने उत्तर मंगा कर दिखाएंगे तथा उत्तर देने के लिए उन बच्चों को विवश भी नहीं करेगा। शर्त लगाने के पश्चात कार्नेगी ने उन बच्चों को एक लंबी सी चिट्ठी लिख दी तथा अंत में यह भी लिख दिया कि वह प्रत्येक के लिए $5 का नोट साथ में भेज रहा है। लेकिन कार्नेगी ने कोई भी नोट नहीं भेजा था और फिर चमत्कार हो गया। लौटती डाक से उनकी चिट्ठी का उत्तर आया जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था। और उसके बाद क्या लिखा होगा यह तो आप सबवे समझ सकते हैं। सबवे की बात को मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो के स्टैन नोवाक का है, जिन्होंने हमारे परीक्षण में भाग लिया था। एक दिन शाम को घर लौटने पर स्टैन ने देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा टीम फर्श पर बैठा बैठा पैर पटक पटक कर चीख चिल्ला रहा था, कारण उसे अगले दिन से किंडरगार्टन स्कूल में जाना था और वह इसके लिए तैयार नहीं था। यदि कहीं अन्य होता तो ऐसे समय में ज़बरदस्ती उसको कमरे में ले जाकर उसको सख्ती से पेश आता, लेकिन उस शाम स्टैन को यह एहसास हो गया कि अगर वह ऐसा करेगा तो टीम सही मानसिकता के साथ स्कूल नहीं जा पाएगा। फिर स्टैन ने अपने आप को टीम के स्थान पर रख कर सोचना शुरू किया, अगर मैं टीम की जगह होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता। फिर उसकी पत्नी ने तथा उसने मिलकर टीम की रुचिकर बातों की एक सूची बनाई। टीम को फिंगर पेंटिंग, गाना गाने तथा नए दोस्त बनाना पसंद था। फिर घर के सब लोग काम में लग गए। हम सब ने फिंगर पेंटिंग करना प्रारंभ कर दी। कमाल हो गया। मेरी पत्नी लील, मेरे बड़े बेटे बॉब तथा मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा। फिर टीम ने भी दरवाजे से बाहर जाकर देखा और वह कहने लगा कि हम सब उसे भी इस खेल का हिस्सा बना लें। फिर मैंने उसको उसकी ही भाषा में यह समझाया कि फिंगर पेंटिंग सीखने के लिए उसे किंडरगार्टन में जाना होगा। वहाँ पर उसे और भी मज़ेदार खेल सिखाए जाएंगे। अगली सुबह जब मैं काफ़ी जल्दी उठ गया तो मैंने देखा कि टीम लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं तो किंडरगार्टन जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ देर से पहुँचूँ। तो ज़रा सोचे कि किस तरह से हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टीम में यह एक प्रबल इच्छा जागृत कर दी थी जो किसी धमकी या डर से पैदा नहीं हो सकती थी। अगली बार जब आपको भी किसी को कोई काम करने के लिए मनाना पड़े तो पहले समय से पूछे, मैं इस व्यक्ति में इस काम करने की इच्छा कैसे जागृत कर सकता हूँ। इस प्रश्न से एक लाभ यह होगा कि हम बिना जाने बूझे किसी परिस्थिति में कूदने से तथा अपनी इच्छाओं के बारे में अर्थहीन बातें करने से बच जाएंगे। काफ़ी समय पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल में बॉल रूम को 20 रातों के लिए किराए पर लेता था, जिसमें वहाँ पर अपनी व्याख्यान माला का आयोजन कर पाऊँ। लेकिन एक बार अचानक मुझे यह सूचना दी गई कि इस बार मुझे पहले से 3 गुना ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। एक बात और कि यह खबर तब तक मेरे पास पहुँचती उससे पहले ही टिकट छपकर बट भी चुके थे तथा व्याख्यान माला का सारा प्रचार कार्य भी हो चुका था। साफ सी बात थी कि मैं इतना अधिक किराया नहीं देना चाहता था, लेकिन होटल वाले मेरी इच्छा के अनुसार तो नहीं चलेंगे। होटल का मालिक मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। मैं 2 दिन बाद मैनेजर से मिलने गया था। मैंने उससे कहा, हालांकि आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत धक्का लगा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता। आपके स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी आपको इसी प्रकार का पत्र लिखता। आप होटल के मैनेजर हैं और जाहिर सी बात है आप अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेंगे। आपके ऐसा ना करने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक कागज़ पर यह लिख लें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे तथा कौन कौन सी हानियाँ होंगी। मैंने एक पेपर उठाकर उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी तथा एक और फ़ायदे और दूसरी और नुकसान शीर्षक लिख दिए। सबसे पहले मैंने लाभ वाली और लिखा, बॉल रूम फ्री। आपको लाभ यह होगा कि डांस तथा अन्य अवसरों के लिए आपका बॉल रूम खाली रहेगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा क्योंकि जितना पैसा आप इन आयोजनों से कमा सकते हैं उससे कम पैसा व्याख्यान माला के लिए किराए पर देने से हो पाएगा, जिससे निसंदेह आपके हाथ से लाभ के कई अवसर छूट जाएंगे। अब हमें हानियों पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले बात तो यह है कि मुझे बॉल रूम किराए पर देने से आपकी आमदनी बढ़ने के स्थान पर घट जाएगी। दरअसल आपकी बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी क्योंकि जितना किराया आप मांग रहे हैं उतना किराया तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। विशेषतः में आयोजन कैंसिल करना होगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक और नुकसान है जो आपको सहना पड़ेगा। मेरी व्याख्यान माला में अनेक संस्कृत तथा पढ़े लिखे लोग आपके होटल में आते हैं, जिससे आपके होटल का प्रचार अपने आप ही हो जाता है। यदि आप अपने होटल का विज्ञापन किसी अखबार आदि में देंगे तो भी इतने लोग आपके होटल में नहीं आएंगे जितने कि मेरी व्याख्यान माला में आते हैं।
इसके अलावा आपको विज्ञापन के लिए कम से कम $5,000 तो ज़रूर खर्च करने होंगे। तो फिर मेरी व्याख्यानमाला तो अपने आप ही आपके होटल की एक अच्छी पब्लिसिटी का माध्यम है। अपनी बात स्पष्ट करते समय मैंने दोनों नुकसानों और उनके सही कॉलम में लिख दिया तथा फिर उस पेपर को मैनेजर को पकड़ाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप लाभ तथा नुकसान दोनों के बारे में ठंडे दिमाग से सोच लें तथा फिर मुझे अपने अंतिम निर्णय सुना दें। मैं तो यह देखकर चकित रह गया जब उस मैनेजर का एक पत्र मुझे मिला जिसमें उसने मेरा किराया 300% के स्थान पर केवल 50% ही बढ़ाया था। आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि मैंने यह छूट पाने के लिए अपनी इच्छा मैनेजर को नहीं बताई थी। मैंने तो उसी के बारे में सोचा था कि वह कैसे अपनी मनचाही चीज़ प्राप्त कर सकता है। अगर मैंने भी वैसा ही किया होता जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति करता है कि उसके ऑफिस का दरवाज़ा फटकते हुए अंदर घुस जाता और उससे कहने लगता कि यह तो सरासर अन्याय है कि आपने इतना किराया बढ़ा दिया। अब तो मेरे सारे टिकट भी छप चुके हैं, मैं इतना किराया किसी हालात में नहीं दूंगा। तब उसका क्या परिणाम निकलता? होटल मैनेजर तो और भी ज़्यादा इस बात पर अड़ जाता। फिर गर्मा गर्मी होती, बहस होती, तनातनी होती और परिणाम सब निरर्थक। चाहे मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लेता, वह अपनी गलती कभी भी नहीं मानता और ना मेरी बात मानता। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।